प्यारे बच्चों, सुप्रभात। वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी वहाँ पर स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम कक्षा 10 की व्याकरण पर चर्चा करेंगे। 12 नंबर की हमारे व्याकरण आती है, उसमें क्रिया, काल, कारक, वाच्य, विशेषण और समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि आदि अध्याय हैं। आज हम क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया का मतलब जैसे कि हम दिन भर जो काम करते हैं, जो भी हम करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। खाना पीना, रोना, हंसना, मरना, कटना, पिटना, लुटना, चलना, खांसना, यानी जिस शब्द के पीछे ना लग गया वो क्रिया है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, बच्चा कूद रहा है, मोहन गाना गाता है, सीता खाना बनाती है। तो यहाँ दौड़ना, सोना, कूदना, बनाना, ये सब क्रिया के बोधक हैं। इनसे किसी न किसी क्रिया के या कार्य के होने का बोध हो रहा है। अभी क्रिया का निर्माण होता किस प्रकार है? तो एक शब्द है धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है और क्रिया का निर्माण धातु से ही होता है। धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने से क्रिया के रूप बनते हैं और धातु क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे खाना क्रिया है तो इसका मूल रूप खा होगा, पीना का पी, पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख, हंसना का हंस। तो खा, पी, पढ़, लिख, हंस आदि में ना प्रत्यय लगाने से ये क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी में मूल धातु के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे संज्ञा के अंतर्गत हम देखें हाथ से हथियाना, फटकार से फटकारना, विशेषण में मोटा से मुटाना, गर्म से गरमाना। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक क्रम के आधार पर और दूसरा प्रयोग रचना के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा है: जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो, अर्थात क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात ये वे कर्ता तक ही सीमित रहते हैं और उनसे केवल कार्य होने का ही बोध होता है। जैसे रमा सोती है, गाय दौड़ती है। तो इसमें रमा करता है और सोना क्रिया है, इसमें बीच में कर्म नहीं है और न ही इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। क्रिया का फल भी इसमें कर्म पर न पड़ के सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, अर्थात जैसे नाम से ही हमको लग रहा है कि सकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कर्म निहित नहीं होता है। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल सीधा कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य रूप से होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है और पढ़ना पुस्तक है। अब मोहन क्या पढ़ता है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात जो क्रिया है वो सीधे कर्म पर प्रभाव डाल रही है। बालक दूध पीता है, बालक क्या पीता है? बालक दूध पीता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे दूध और पुस्तक कर्म है। अब यहाँ कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होता है कि हम भेद नहीं कर पाते कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे खाना पीना, रोना, लुटना, हंसना, सोना,
इसमें कौन सी क्रिया तो अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, इनको पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगाकर एक वाक्य बनाया जाए। क्रिया के पहले क्या और किसको ये लगाकर एक वाक्य बनाया जाए, और यदि उत्तर आए उसका तो सकर्मक, और उत्तर में कुछ भी नहीं आए तो अकर्मक। जैसे गरिमा रोती है, अब गरिमा क्या रोती है, कोई जवाब नहीं आया इसमें, क्या रोती है, अर्थात इसका उत्तर नकारात्मक है। तो यहाँ रोना क्रिया अकर्मक हो गई। और यदि मैं कहूँ कि गीता दूध पीती है, गीता क्या पीती है, तो आप उत्तर में क्या देंगे, दूध पीती है। मोहन क्या खाता है, मोहन खाना खाता है। राम क्या लिखता है, राम पत्र लिखता है। जिसमें जवाब आ जाए क्या और किसको का, वह क्रिया सकर्मक, और जिसमें जवाब नहीं आए वो अकर्मक। ये सीधा सीधा इसका पहचानने का सबसे सरल तरीका है। अब हम आगे चलते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अर्थात जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें एक कर्म केवल पुस्तक है। लेकिन द्विकर्मक, मोहन ने राधा को पुस्तक दी, तो मोहन ने राधा को पुस्तक दी, तो यहाँ दो कर्म हो गए, एक तो मोहन हो गया और एक पुस्तक हो गई, तो ये द्विकर्मक हो गया। और दोनों ही क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार ये आपके कर्म के आधार पर हो गई। अब लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद। प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से हमारे जो राजस्थान बोर्ड है उसमें 5 क्रिया दे रखी है, और कई विद्वान 6 क्रियाएं भी मानते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। ये 5 तो राजस्थान बोर्ड ने मानी है, आरबीएससी ने, और एक सहजातीय क्रिया भी होती है। तो पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मनीषा ने मिठाई खा ली होगी। अब ये खा ली होगी 3 क्रियाएं हो गई, खाना क्रिया हो गई, लेना हो गई और होना हो गई। तो ये तीनों भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से क्रिया बनी है, इसलिए ये यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया। राम पढ़ चुका है, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया, चुका क्रिया है उसकी सहायक क्रिया। तो ये तीनों भिन्नार्थक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना रही हैं। दूसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से के योग से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे गर्म, लात, अपना, इन शब्दों से जो क्रियाएं बनेगी वो गर्म से गरमाना, लात से लतियाना और अपना से अपनाना आदि। अब हम कुछ इनके उदाहरण देखते हैं। संज्ञा शब्दों से जैसे रंग है उससे रंगना, बात से बतियाना, ठग से ठगना, लाज से लजाना, खरीद से खरीदना, खर्च से खर्चना। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से हम अगर नाम धातु क्रिया के उदाहरण देखेंगे तो अपना से अपनाना, ये एक ही उदाहरण मिलता है इसका। विशेषण शब्दों से हम नाम धातु क्रिया के उदाहरण देखते हैं तो मोटा से मुटाना, चिकना से चिकनाना, दोहरा से दोहराना, गरम से गरमाना।
तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, जैसे कि अर्थ से ही पता लगाया जा रहा है कि इसमें काम की प्रेरणा दूसरे के द्वारा दी जाती है, अर्थात जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए या दूसरे से करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या यूँ मान लीजिए कि जब क्रिया से यह पता लगे कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी अन्य से उस कार्य को कराने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें जो मुख्य रूप होता है वो, जैसे खाना है तो खाना का हो जाएगा खिलवाना, सोना का सुलवाना, बुलवाना, मतलब क्रिया के अंत में वाना प्रत्यय लगता है प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे मालिक ने मोहन को पुस्तक दी, या अध्यापक ने सोहन को कलम दी। तो यहाँ पे दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता होता है, एक मूल कर्ता होता है। मोहन घोड़ों को पानी पिलवाता है। अब यहाँ पे मोहन प्रेरक कर्ता हो गया, तो घोड़ों को पानी पिलवाता है, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। मजदूरों से गड्ढा भरवा लो, रश्मि ने पति से साड़ी खरीदवाई, रमा भाई को खाना खिलाती है। तो ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा, तो पहले तो इसमें पढ़ने की क्रिया हुई और फिर जाने की क्रिया हुई, तो इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया होगी वो होगी पढ़कर, अर्थात इसमें मूल रूप से कर प्रत्यय लगता है अंत में। मोहन सिनेमा देखकर घर आया, तो पहले क्या हुआ, सिनेमा देखने की क्रिया हुई और फिर घर आने की क्रिया हुई। तो जो पहले क्रिया जो संपन्न हुई वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसी का एक भेद तात्कालिक क्रिया है। इसमें एक क्रिया के समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया पूर्ण होती है। जैसे पुलिस के आते ही वह बेहोश हो गया, इसमें आते ही ये तात्कालिक क्रिया है। और पांचवी क्रिया है आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, आप चाय लीजिए, जरा शांत बैठो, तो इन वाक्यों में आज्ञा या निवेदन का भाव प्रकट हुआ है, अतः ये आज्ञार्थक क्रियाएं हैं। एक क्रिया और है सजातीय क्रिया, कि जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त हों उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो इसमें लड़ाई और लड़ी इनकी दोनों की जो मूल धातु है वो लड़ना ही है। ये आपके क्रिया का चैप्टर आज हो गया। आपको इसमें कुछ प्रश्न करने हैं, आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न करना आपको, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न करना है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, उदाहरण भी देने हैं इसमें। तीसरा संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चौथा नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण बताइए। आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। एक प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं,
उदाहरण सहित बताइए। ये आपको प्रश्न अपने गृह कार्य में करने हैं और मुझे इनबॉक्स में फिर फ़ोटो खींच कर भेजना है। धन्यवाद।